हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करने का श्रेय जिस इंसान को जाता है वो है प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। तो एक ऐसा यूनानी दार्शनिक जिसने राजनीति विज्ञान के अनेक पक्षों को, न केवल राजनीति विज्ञान बल्कि दूसरे विषयों को भी अनेक अलग अलग संदर्भों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उसी अरस्तु को हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। अरस्तु के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें अगर हम तय करें तो हम बता सकते हैं कि यूनान का एक उपनिवेश था स्टेगिरा। उस स्टेगिरा में अरस्तु का जन्म हुआ था। और अगर हम दूसरी बात बताएं यहाँ पर तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व के अंदर अरस्तु का जन्म हुआ था और लगभग 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हुई थी। तो ये उसकी जन्म और मृत्यु का काल हम लोग बता सकते हैं। तीसरी बात अगर हम कहें तो जैसे कि हम लोगों ने एक चेन स्थापित की थी पिछली क्लास में कि यूनानी विद्वान सुकरात का शिष्य था प्लेटो और उसी प्लेटो का जो शिष्य था वो था अरस्तु, है ना। तो अरस्तु का जो गुरु है प्लेटो, वो अरस्तु की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क माना। अकादमी का मतलब प्लेटो ने जिस संस्था की स्थापना की थी शिक्षा देने के उद्देश्य से, उस अकादमी में जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो अरस्तु थे। इसीलिए प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क माना। कालांतर में चलकर खुद अरस्तु ने एक अकादमी की स्थापना की जिसका नाम था लाइजियम। तो लाइजियम एथेंस के अंदर अरस्तु के द्वारा स्थापित एक संस्था का नाम है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने सुना है विश्व विजेता का सपना देखने वाला सिकंदर जो था वो इन्हीं अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु ने जिस रूप में अपनी बातों को प्रस्तुत किया, उसने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया, उन सब बातों के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और हम लोग ये कहते हैं कि वो पहला राजनीतिक वैज्ञानिक भी है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें अरस्तु के बारे में जानना जरूरी है। दो कथन अरस्तु के से जुड़े हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर भी कई बार प्रश्न बनता है। उन दो कथनों की अगर हम चर्चा करें तो एक विद्वान है फोस्टर क्या कहते हैं कि अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं है बल्कि उसकी लेखनी में है। मतलब अरस्तु ने जो कुछ भी लिखा उस लेखनी में व्यक्त विचारों के आधार पर हम अरस्तु को महान बताते हैं। उसकी लाइफ स्टाइल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी कि उसकी जो राइटिंग्स हैं, जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में व्यक्त विचार वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मैक्सी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अरस्तु को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, तो ये संज्ञा उनको मैक्सी के द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये दो कथन भी हमारे लिए याद रखना जरूरी है, इस पर भी कई बार प्रश्न बनते हैं। अरस्तु की रचनाएं जैसे कि अभी फोस्टर ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथों की रचनाएं की। हालांकि उन सभी ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियां विश्वसनीय तौर पर उपलब्ध बाद में नहीं रही, लेकिन एक आकलन यह है कि अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचनाएं की हैं। और यदि गणित को छोड़ दिया जाए, मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए, तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर अरस्तु ने अपने ग्रंथ नहीं लिखे। चाहे वो प्राणी शास्त्र का हो, सौंदर्य शास्त्र का हो, प्राकृतिक विज्ञान का हो, समाज विज्ञान का विषय हो, कला का हो, साहित्य का हो, हर विषय पर अरस्तु ने अपनी एक टीका, अपनी एक रचना प्रस्तुत की है। तो ये एक दूसरी बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तीसरी बात, अरस्तु के कुछ प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, कई बार आते हैं, दो तीन ग्रंथों के नाम लिखिए। तो सबसे फेमस जो उसकी किताब है वो है पॉलिटिक्स, जिसको हम हिंदी में राजनीति कहते हैं। इसके अलावा एथनी पॉलिटी, एथिक्स, रिटोरिक्स, पोइटिक्स, फिजिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लेक्चर्स ऑन मेटाफिजिक्स, डायलॉग ऑफ फिलोसॉफी,
ये अरस्तु की कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं जो अलग अलग विषयों या अलग अलग विधाओं से संबंधित है। लेकिन इन सब में भी अगर हम सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बताएं जिसको कि राजनीति विज्ञान का आधार भी कहा जा सकता है, वो है अरस्तु की पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में हम राजनीति कहते हैं। यहां पर आप एक ध्यान रखना, प्लेटो की एक पुस्तक है द स्टेटसमैन, जिसको पॉलिटिकस कहा जाता है ना। तो अगर ये शब्द कहीं आ जाए तो आप अंतर करना सीखें। पॉलिटिकस का जो रचनाकार है वो प्लेटो है, लेकिन पॉलिटिक्स जो पुस्तक है जिसको हम राजनीति के नाम से जानते हैं वो उसके लेखक अरस्तु हैं। अगर ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको इसको अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित किया गया है अरस्तु के द्वारा। अगर हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करें तो ये पूरा पॉलिटिक्स जो है वो 8 भागों में विभक्त है। इसके पहले भाग में राज्य के नेचर और जो दास प्रथा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके दूसरे खंड के अंदर अरस्तु के पहले जितने भी प्रतिपादित सिद्धांत थे राज्य से जुड़े हुए उसका और प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत का विवेचन किया गया है। इसके तीसरे भाग के अंदर संविधान के जो अलग अलग स्वरूप है, विशेषकर राजतंत्र, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। चौथे भाग के अंदर संविधानों का वर्गीकरण, संविधान यानी कि शासनों का वर्गीकरण जो है और उनसे जुड़ी हुई क्रिटिसिज्म, आलोचना को बताया गया है। पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति और उसके कारण और उसके उपायों को रेखांकित किया गया है। छठी पुस्तक के अंदर संविधान या शासन के जो 2 प्रकार हैं, लोकतंत्र और धनिक तंत्र, उनकी विवेचना की गई है। 7वीं पुस्तक के अंदर अरस्तु के अपने विचार में आदर्श राज्य की परिकल्पना क्या है उसकी विवेचना की गई है। और 8वें अंतिम भाग के अंदर आदर्श राज्य और उससे संबंधित विभिन्न संविधानों का उल्लेख अरस्तु के द्वारा किया गया है। तो इस इतने व्यापक तौर पर राजनीतिक विचारों के अलग अलग संदर्भों को पॉलिटिक्स के अंदर अरस्तु के द्वारा स्थान दिया गया है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने पॉलिटिक्स को अलग अलग संज्ञा दी है। जैसे जेलर एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु का सबसे मूल्यवान निधि या संपत्ति है। इसी तरह से जब हम फोस्टर की बात करते हैं तो फोस्टर ने क्या कहा कि प्राचीन यूनानी राजदर्शन का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो पॉलिटिक्स है। वापिस ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं फोस्टर, कि यूनानी राजदर्शन का जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो श्रेष्ठ स्वरूप हमें पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये अरस्तु की रचनाओं के बारे में एक छोटा सा विवरण हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि अरस्तु की पद्धति क्या है। देखो, अभी हम लोगों ने कहा कि अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है ना। वैज्ञानिक मतलब जो कि विज्ञान का सहारा लेता है, या कि जो कि विज्ञान को अपना संदर्भ बनाता है। अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की और उसकी इस कोशिश में उसके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का विशेष योगदान रहा है। इसीलिए हम अरस्तु को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। आप याद करो पिछला टॉपिक जब हम प्लेटो का पढ़ रहे थे, प्लेटो जो कि अरस्तु का गुरु था, प्लेटो को हम क्या कहते हैं, वो मूलतः कल्पनावादी विचारक था, है ना। वो आदर्शवादी विचारक था, यानी कि कल्पनाओं में वो आदर्श प्रस्तुत कर लेता था और उसके आधार पर वो अपने विचारों को व्यक्त करता था। तो अरस्तु के पहले का जो काल था, न केवल प्लेटो लेकिन उसके पहले के भी जो विद्वान थे, वो मूलतः इसी प्रकार कल्पना प्रधान अध्ययनों को महत्व देते थे। लेकिन अरस्तु वो पहला विद्वान था यूनान के अंदर जिसने कल्पनाओं, आदर्शों के स्थान पर यथार्थ को महत्व दिया, है ना। और यथार्थ को महत्व देने के लिए उसने कुछ पद्धतियों का अनुकरण किया। उसने ये जितनी भी पुस्तकें भी आपने देखी, जितने भी ग्रंथ लिखे, उनमें इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इसीलिए हम उसकी पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं और उसके अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। और इसी आधार पर अरस्तु को पहला वैज्ञानिक भी, राजनीति विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो उसके अध्ययन को वैज्ञानिक बनाती है या उसको खुद को प्रथम वैज्ञानिक बनाती है? सबसे पहली पद्धति यहां पर हम ले सकते हैं उसकी इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक पद्धति। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, अध्ययन करने की मूलतः 2 पद्धतियां होती है, एक आगमनात्मक पद्धति और एक निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं और आगमनात्मक पद्धति जिसको कि इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। यह है क्या, इसको हम एक बार देख लेते हैं। प्लेटो जो कि अरस्तु का गुरु था,
उसने अंतिम सत्य की खोज के लिए या जो अंतिम विचार है उसकी खोज के लिए जिस पद्धति को अपनाया था वो निगमनात्मक पद्धति थी, डिडक्टिव मेथड था। निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, हम पहले ही किसी निष्कर्ष की कल्पना कर लेते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से एक निष्कर्ष स्थापित कर लेते हैं और उस निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए अपनी सुविधा से हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तो ये जो पद्धति है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण इसको वैज्ञानिक नहीं माना जाता। ये निगमनात्मक पद्धति है जहां पर हम अपनी मर्जी से निष्कर्ष या सिद्धांतों का निर्माण कर लेते हैं और उस सिद्धांत या निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए अपनी सुविधा से तथ्यों का संकलन कर लेते हैं। प्लेटो ने इसी पद्धति का अनुकरण किया था, लेकिन प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, उसने निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले हम जिस भी विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं, सबसे पहले हम अपनी एक प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, अपनी एक समस्या की पहचान करते हैं कि वास्तव में हमारी समस्या क्या है, हमारा उद्देश्य, उस समस्या से जुड़ा हुआ हमारा उद्देश्य क्या है, और उसके बाद उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम उससे संबंधित तथ्यों का संग्रहण करते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, अपनी प्रॉब्लम की फाइंडिंग्स करना, उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स तय करना, और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनको संग्रहित किया जाता है। तीसरे स्तर पर क्या होता है, जितने भी फैक्ट्स संग्रहित किए जाते हैं उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया जाता है, और वर्गीकृत करने के बाद उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये 3 चरण हैं। पहला चरण क्या है, समस्या की पहचान। दूसरा चरण क्या है, तथ्यों का संग्रहण जो कि समस्या के अनुकूल संग्रहित किए जाते हैं। तीसरा, संग्रहित तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, और इसके बाद उस विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो आप देखो ये पूरी एक चेन है, एक के बाद एक। समस्या की पहचान से जुड़ी होने के बाद हम सिद्धांत के निर्माण के स्तर तक पहुंचते हैं। उसी समस्या, उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इसमें कहीं पर भी पूर्वाग्रह नहीं होता है ना। पूर्वाग्रह मतलब अपनी सुविधा, अपनी मतलब शोधकर्ता की अपनी कोई सुविधा नहीं होती है। जो वास्तविकता है, जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ में हो रहा है, उसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है आगमनात्मक पद्धति ने। अरस्तु ने भी इसी आगमनात्मक पद्धति का अनुकरण किया और वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांतों का विश्लेषण किया। हम लोग ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने इस आगमनात्मक पद्धति का जो प्रयोग किया, उसी आधार पर उसकी पद्धति को वैज्ञानिक कहा जाता है। इसको विश्लेषणात्मक भी कहा जाता है। आप देख सकते हो तथ्यों का वर्गीकरण करने के बाद उनका अलग अलग उनके नेचर के अनुरूप उनका एनालिसिस किया जाता है, इसलिए ये विश्लेषणात्मक भी है। इसको निरीक्षणात्मक भी कहा जाता है, जिसको ऑब्जर्वेशनल कहते हैं। निरीक्षण का मतलब देखना कि वास्तव में क्या यथार्थ में हो रहा है ना, यथार्थ में तथ्य क्या कह रहे हैं। तो इसी आगमनात्मक के अंदर हम निरीक्षणात्मक संदर्भ को भी समझ सकते हैं, और इसी के अंदर हम अनुभवात्मक पक्ष को भी देख सकते हैं। इंपिरिकल अनुभव का मतलब क्या है, जब तक हम किसी चीज से रूबरू नहीं होते हैं, उसकी वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं, तब तक हम कोई वास्तविक बात नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगमनात्मक पद्धति में जब अलग अलग संदर्भों में तथ्यों का संकलन किया जा रहा है, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जा रहा है, तो एक तरह से तथ्यों का अनुभव ग्रहण किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगमनात्मक पद्धति के साथ साथ अरस्तु की पद्धति में विश्लेषणात्मक संदर्भ भी नजर आता है, ऑब्जर्वेशनल या निरीक्षणात्मक संदर्भ भी नजर आता है, और अनुभवात्मक संदर्भ भी नजर आता है। तो ये पहली जो पद्धति थी उसकी, इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक पद्धति, इसके कारण अरस्तु की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, जिसमें कल्पना नहीं है, जिसमें पूर्वाग्रह नहीं है, कोई धारणा या कोई पूर्व मान्यता नहीं है, बल्कि वास्तविकता जो है उसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह अरस्तु की पहली पद्धति। दूसरी पद्धति जब हम देखते हैं तो अरस्तु ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें हमें तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड भी देखने को नजर आता है। कंपैरेटिव या तुलना का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पक्षों के अंदर तुलना करना, है ना, कि एक पक्ष के अंदर जो बातें हैं क्या दूसरे पक्ष में भी उसी तरह से समानता है या दूसरे पक्ष में भी उसी तरह उससे असमानता है।
तो दो अलग अलग वेरिएबल्स या चरों के अंदर जब तुलना की जाती है तो उसको हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। आप लोगों ने थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा है, अरस्तु ने अपने समय में लगभग 158 संविधानों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया। यहां संविधानों का मतलब शासन से भी ले सकते हैं। यूनान के अलग अलग नगर राज्यों में, एक लगभग 158 नगर राज्यों में जिस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं या जिस प्रकार के संविधान प्रचलित थे, उनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन अरस्तु ने किया और उसी तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से उसने अपने विचारों को अपनी पुस्तक के अंदर रखा। हम ये कह सकते हैं कि जब हम तुलना करते हैं तो तुलना तर्क के आधार पर की जाती है। तो इन 158 संविधानों का उसने तार्किक वर्गीकरण किया तर्क के आधार पर, कि जैसे फॉर एग्जांपल राजतंत्र है तो इसके पीछे ये लॉजिक है, संवैधानिक तंत्र है तो इसके पीछे ये लॉजिक है, लोकतंत्र है तो इसके पीछे ये कारण है, भीड़ तंत्र है तो इसके पीछे ये कारण है। यानी कि उसने शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण के पीछे कहीं ना कहीं उसने तुलना की कि कौन सी शासन व्यवस्था किन गुणों के आधार पर एक श्रेणी में आती है और दूसरी किन गुणों के आधार पर दूसरी श्रेणी के अंदर आती है। तो ये तुलनात्मक व्यवस्था का उसका एक संदर्भ। दूसरी बात, तुलनात्मक पद्धति के आधार पर ही अरस्तु ने संविधान और व्यावहारिक राजनीतिक जीवन का विश्लेषण किया। व्यावहारिक राजनीति का मतलब वास्तव में या यथार्थ में किस प्रकार का राजनीतिक जीवन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था, अलग अलग यूनानी नगर राज्यों में किस प्रकार लोगों के राजनीतिक व्यवहार में असमानताएं या समानताएं थी। तो ये सब तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से उसने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसी तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से उसने अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया। हम लोग ये कहते हैं कि जब अब तुलना की जाती है तो इसका मतलब वास्तव में अनुभव किया जाता है कि देखो एक व्यवस्था के अंदर ये स्थिति है और दूसरी व्यवस्था के अंदर ये स्थिति है, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, महसूस किया जाता है। तो ये एक अनुभवात्मक स्वरूप वाली पद्धति भी बन जाती है। तो प्लेटो की तुलनात्मक पद्धति के पूरक के रूप में हम कह सकते हैं उसने अनुभवात्मक पद्धति को भी महत्व प्रदान किया। और इसी रूप में हम कह सकते हैं कि ये पर्यवेक्षणात्मक पद्धति भी है। अभी आपने जो निरीक्षणात्मक पद्धति देखा, ऑब्जर्वेशनल, यहां पर तुलना जब हम करते हैं तब उस तुलना में भी पर्यवेक्षण या ऑब्जर्वेशन शामिल होता है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन या बिना पर्यवेक्षण के हम दो पक्षों के बीच में तुलना नहीं कर सकते। तो जब अरस्तु ने 158 संविधानों के अंदर तुलना की तो वहां की व्यवस्थाओं को उसने देखा, उनका पर्यवेक्षण किया और उसके बाद अनुभव के आधार पर उसने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा अरस्तु ने जो क्रांति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए, तो अलग अलग संविधानों में क्रांतियां क्यों होती है वो वहां तुलना करके ही उसने बताया कि क्रांति के कारण क्या है और कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था है। ये दूसरा उसका पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। तीसरी पद्धति की जब हम बात करते हैं तो अरस्तु ने ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल मेथड को भी स्वीकार किया। ऐतिहासिक पद्धति का मतलब ऐसी पद्धति जिसका आधार इतिहास है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, वर्तमान में जो राज्य है उस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसको जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, राज्य का इतिहास जानना पड़ेगा कि इतिहास में किन परिस्थितियों में राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति में किन तत्वों ने योगदान दिया, वर्तमान तक राज्य जो पहुंचा है उसके विकास में कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं। ये सब अगर हमें जानना है तो हमें राज्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो ऐतिहासिक पद्धति का आधार क्या है, इतिहास है। उसी इतिहास को आधार बनाया अरस्तु ने। अरस्तु ये मानता है कि इतिहास में राज व्यवस्थाओं से जुड़े हुए सत्य निहित होते हैं, सत्य छिपे होते हैं। इतिहास को देखकर हम अनुभव ग्रहण कर सकते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ है, तो आगे वर्तमान में या भविष्य में भी हमें वो चीज अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए। तो इतिहास जो है वो अनुभव और सत्य को अपने अंदर समाहित किए हुए रहता है। तो ऐसी ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर अरस्तु ने अपनी पुस्तक के अंदर क्रांति के संबंध में विचार रखे। आप लोगों ने देखा, थर्ड ईयर में भी पढ़ा, आगे भी हम देखेंगे कि क्रांतियां क्यों होती है या संविधान का वर्गीकरण किस रूप में परिवर्तित होता है। ऐतिहासिक संदर्भों में अरस्तु ने इन चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक तरह से अरस्तु ने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाकर अपने को, यानी कि उसने खुद को अतिवाद के दोष से मुक्त रखा। अतिवाद का मतलब क्या होता है कि अगर हम बैठे बैठाए कल्पना करें
तो हम अनावश्यक कल्पनाएं करके, यथार्थ की अनदेखी करके कुछ भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि अप्रासंगिक भी हो सकते हैं और अनुचित भी हो सकते हैं। तो अरस्तु ने खुद को इस अतिवाद के दोष से मुक्त रखा और मध्यम मार्गी दृष्टिकोण को अपनाया, यानी कि इतिहास के आधार पर उसने ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि क्या व्यवस्था है, क्या क्या बातें श्रेष्ठ हो सकती है, उनको कैसे संशोधित या परिष्कृत करके हम अपना सकते हैं। तो ये मध्यम मार्गी दृष्टिकोण उसने ऐतिहासिक पद्धति के कारण ही अपनाया। तो ये तीसरी पद्धति जो जिसको हम ऐतिहासिक पद्धति कह सकते हैं, जिसका अनुकरण अरस्तु के द्वारा किया गया। चौथी एक और बात हम बता सकते हैं कि अरस्तु ने अपनी पद्धति में एनालॉजिकल मेथड या सादृश्यात्मक पद्धति को भी अपनाया। देखिए, अगर इस शब्द को, ये शब्द कठिन है, लेकिन इसका अगर अर्थ हम देखें, सादृश्य, दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला, सा का मतलब समान रूप से दिखाई देने वाली पद्धति, मतलब जिसको हम कह सकते हैं, हम उदाहरण लें किसी से कि वहां ऐसा होता है तो यहां भी ऐसा होता है ना। तो ये जब दो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर समानता देखी जाती है तो उसको हम सादृश्यात्मक पद्धति बता सकते हैं, जिसका कि प्लेटो ने भी अपने अपने अध्ययन में स्थान दिया था। आप याद करो, हमने पिछली क्लासों के अंदर चर्चा की थी कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों को समान माना है ना। उसके लिए प्लेटो ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक मादा कुतिया है ना, मतलब जेंडर के आधार पर अगर एक मादा कुतिया खेत की रखवाली कर सकती है, उसी तरह से जैसे कि एक नर कुत्ता करता है। तो ये जो उदाहरण उसने दिया, ये उसने पशु जगत का उदाहरण दिया, और इस पशु जगत के उदाहरण के माध्यम से उसने क्या सिद्ध किया कि जैसे पशु जगत में नर और मादा कुत्ते और कुतिया में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह से प्राणी जगत में स्त्री और पुरुष में भी कोई अंतर नहीं होता, उनमें भी समान योग्यताएं होती है। तो पशु जगत की समानता उसने प्राणी जगत के साथ स्थापित की। यह सादृश्यात्मक पद्धति थी जो कि प्लेटो के द्वारा अपनाई गई थी। अरस्तु ने भी इसी तरह से सादृश्यात्मक पद्धति स्थापित करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में समानता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो ने प्राणी जगत और चिकित्सा जगत से समानता स्थापित करने की कोशिश की। आप याद करो, दार्शनिक राजा के समय प्लेटो ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे डॉक्टर जो है वो इलाज करते वक्त पुस्तकों का सहारा नहीं लेता है, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर सहारा लेता है। मतलब डॉक्टर कौन सी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है? चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ है। तो उसके एग्जाम्पल से उसने अपने दार्शनिक राजा के व्यवहार को स्थापित किया है ना। तो अरस्तु, प्लेटो के उदाहरण जो है वो प्राणी जगत और चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु ने मुख्यतः क्या किया? अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उसी सादृश्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया, और प्लेटो के प्राकृतिक जगत और कला जगत के उदाहरणों से अलग हटकर उसने प्राणी जगत के विचारों को अपने बातों को पुष्ट करने का एक आधार बनाया। तो ये जो बात है, हम लोग कह सकते हैं कि उसके जो राज्य की विकास की अवधारणा है, वो राज्य की विकास की अवधारणा इसी सादृश्यात्मक पद्धति के आधार पर स्पष्ट की गई है। तो ये जो चार पद्धतियां हैं जो हम प्लेटो की, अरस्तु की बता सकते हैं, पहले आगमनात्मक पद्धति, दूसरी तुलनात्मक पद्धति, तीसरी ऐतिहासिक पद्धति और चौथी सादृश्यात्मक पद्धति। इन चार पद्धतियों के आधार पर अरस्तु ने जिस तरह से अपने विचारों को अपने विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत किया, वो सारे विचार तार्किक भी रहे, प्रामाणिक भी रहे, विश्वसनीय भी रहे, वस्तुनिष्ठ भी रहे, यथार्थवादी भी रहे। इसीलिए अरस्तु की पद्धति को हम क्या कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, और इसी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ, अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति।